गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को VB.NET में यूज़ होने वाले आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स और डेटा टाइप के बारे में बताऊंगी। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफायर को डिफाइन और डिक्लेयर करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स और प्री डिफाइंड वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है जिनका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को और मोर इफिशिएंट बना सकते हैं, और कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपने डाटाज के बिहेवियर और नेचर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं या कोई भी लैंग्वेज की स्टडी हम करते हैं तो उस लैंग्वेज से जुड़े जो उनके बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो उनके बेसिक नीड्स हैं, उन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम एक मोस्ट एफिशिएंट कोड या प्रोग्राम उस लैंग्वेज में लिख पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स और डेटा टाइप को डिफाइन करना है और उन्हें यूज़ करना है। आइडेंटिफायर इन VB.NET, हम आइडेंटिफायर का यूज़ क्लास को आइडेंटिफाइड करने में, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाइड करने में, फंक्शन को आइडेंटिफाइड करने में, और अगर हम कोई भी यूज़र डिफाइंड डेटा आइटम्स या कोई भी आइटम अगर हम अपने प्रोग्राम में रख रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तब हम आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कोई एक लैंग्वेज की स्टडी करते हैं या लैंग्वेज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके बेसिक सिंटैक्स से, उनके कैरेक्टर सेट से और उनके पैटर्न से, उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स से हमें होकर गुजरना होता है, जिसके थ्रू हम एक अच्छा कोड या अच्छा प्रोग्राम उस एप्लीकेशन का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें VB.NET में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और आपके डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब हम आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं तो आइडेंटिफायर एक ऐसा नेम होता है जो कि हमारे उस पर्टिकुलर ब्लॉक को या पर्टिकुलर किसी वेरिएबल को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, हम अपने डेटा आइटम्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं और उन वेरिएबल्स को हम कोई ना कोई नाम देते हैं, तो उन्हें ही हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर VB.NET में जब हम आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिफायर हम एक ऐसे अपने अपने उन आइटम्स को, अपने उन क्रिएशंस को हम जब कोड लिख रहे हैं, जब हम यूज़ कर रहे हैं, कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, कोई क्लास यूज़ कर रहे हैं, कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं या कोई फंक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाइड करने के लिए, उन्हें एक पहचान देने के लिए हम एक नेम यूज़ करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। An identifier is a name used to identify a class, variable, function or any other user defined item। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें अपने रियल डाटा कंटेंट को हैंडल करने के लिए, रियल डाटास को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। उन वेरिएबल्स पर मैनिपुलेशन करने के लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। इन वेरिएबल्स और फंक्शंस को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं और इन्हीं क्लास, वेरिएबल और फंक्शंस और जो भी यूज़र डिफाइंड आइटम है जिन्हें हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जिन्हें हम डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के को बनाते समय, तो उन्हें एक नाम देने की ज़रूरत होती है और उस नाम को हम आइडेंटिफायर्स के थ्रू देते हैं। लेकिन आइडेंटिफायर बनाने के भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना ज़रूरी है, तभी वो आइडेंटिफायर की कैटेगरीज में आ पाएंगे। तो जब भी हम आइडेंटिफायर बनाते हैं तो हमें कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है, जिनके थ्रू हम एक आइडेंटिफायर बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल हमें कहता है, अ नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर दैट कुड बी फॉलोड बाय द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। हमारे आइडेंटिफायर जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका पहला नाम जो है, पहला लेटर जो है, उस नेम का जो पहला लेटर है वो हमेशा कोई ना कोई कैरेक्टर होगा और उसके बाद वो सारे जो भी कैरेक्टर हैं, वो लेटर्स हैं, वो जो हैं
उसके बाद लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स फॉलोड कर सकते हैं, या फिर कोई डिजिट भी फॉलो कर सकते हैं, और अंडर स्कोर भी मतलब स्पेशल सिंबल्स भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम अपना आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे उस नेम का जिसके लिए हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं उसका पहला कैरेक्टर हमेशा उसका पहला लेटर, उसका पहला कैरेक्टर हमेशा कैरेक्टर वैल्यू होगी, मतलब अल्फ़ाबेट होगा, कोई डिजिट वैल्यू नहीं होगी। द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ डिजिट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर के बाद या तो कोई भी लेटर हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, या तो कोई डिजिट वैल्यूज़ भी हो सकती है, या तो कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। लेकिन हमेशा हमारे उस आइडेंटिफायर का जो पहला कैरेक्टर है, पहला अल्फ़ाबेट है, वो हमेशा हमारा कैरेक्टर ही होना चाहिए। उस नेम का पहला लेटर हमेशा कैरेक्टर ही होना चाहिए। It must not contain any embedded space और symbols like, और उसके बाद ना ही ये कोई स्पेस मतलब लेटर्स के बीच में कोई स्पेस रख सकता है और कुछ सिम्बॉल्स नहीं रख सकता। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है लिस्ट ऑफ सिम्बॉल्स, इन्हें ये फॉलो अप नहीं कर सकता है। आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, माइनस है, प्लस है, @ साइन है, हैश है, परसेंटेज साइन है, तो ये साइन जो है वो आइडेंटिफायर में हम इन स्पेशल सिम्बॉल्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें किन्हीं दो लेटर्स के बीच में अगर स्पेस रखना है तब हमें अंडरस्कोर साइन का यूज़ करना होगा। अंडरस्कोर साइन का यूज़ यहाँ पर इसलिए करते हैं ताकि हम उन कैरेक्टर के बीच में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्चुअल में कैरेक्टर काउंट होती है। हम कोई भी स्पेशल सिंबल अगर एंटर करवाते हैं या कोई अल्फ़ाबेट अगर एंटर करवाते हैं या कोई डिजिट भी एंटर कराते हैं तो वो एक कोड से दूसरे कोड में डिकोड होती है और कंप्यूटर उन्हें एज ए कैरेक्टर काउंट करता है। तो अगर हम किन्हीं दो लेटर के बीच में अंडरस्कोर का साइन रखते हैं तो अंडरस्कोर भी एक सिंबल है और इस सिंबल को वो एज ए कैरेक्टर काउंट करेगा। अगर हम स्पेस देंगे तो वो उसे काउंट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को किसी दो नाम के बीच में अगर आप स्पेस दे रहे हैं, स्पेस रखना चाहते हैं, तो आपको अंडरस्कोर का साइन का सिंबल का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट रूल है आपका, इट शुड नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड। और जब भी हम आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी नेम हम जिस नेम का आइडेंटिफायर हम बना रहे हैं वो पहले से हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड के सेट में ना हो, क्योंकि कीवर्ड्स की अपनी मीनिंग्स होती हैं, उनके अपने डेफिनेशंस होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ अपने कोड में यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, तो इन कीवर्ड्स को हम एज ए आइडेंटिफायर डिक्लेयर या डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके हम आइडेंटिफायर VB.NET में डिफ़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि VB.NET में कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड्स है जो हमें मिले हुए हैं, सेट ऑफ वर्ड्स हमें मिले हुए हैं जिनका यूज़ करके हम डायरेक्ट उनकी फंक्शनैलिटीज़ को, उनकी डेफिनेशंस को हम अपने प्रोग्राम में अपने कोड को लिखते समय यूज़ कर सकते हैं VB.NET में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने सी लैंग्वेज भी पढ़ा हुआ है, तो सी लैंग्वेज में भी हम बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं जो हमें उस तरीके के टास्क या उस तरीके की फंक्शनैलिटी को यूज़ करने में हमारी मदद करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी VB.NET के पास VB.NET एप्लीकेशन के बारे में जब हम VB.NET लैंग्वेज के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इनके भी बहुत सारे सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज़ करके हम उनकी फंक्शनैलिटी को, उनकी डेफिनेशन को अपने कोड में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो पहला कीवर्ड है, जैसे कि मैंने बताया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड का यूज़ हम क्यों करते हैं।
तो ये हमारे एक सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं, बहुत बड़ा टेबल है ये, देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये हमारे वो सेट ऑफ कीवर्ड्स है जिनका यूज़ हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम प्रोग्राम को लिखते समय हम करते हैं। उनमें से कुछ कीवर्ड्स के बारे में जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हम लोगों ने एस कीवर्ड का भी यूज़ किया है, एंड कीवर्ड हम जानते हैं, बाय वेल कीवर्ड, बाय रेफरेंस कीवर्ड, क्लास कीवर्ड का यूज़ किया हम लोगों ने, देखा है कैसे यूज़ करते हैं हम इन्हें, कैरेक्टर कीवर्ड का यूज़ किया है, बूलियन कीवर्ड्स का यूज़ किया है। तो इसी तरीके से हमारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स अवेलेबल्स हैं जिनका यूज़ करके हम इनकी फंक्शनैलिटी को डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। इनकी मदद से हमें एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखने में मदद मिलती है जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखने में हमें मदद मिलती है इन कीवर्ड्स का जब हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये एक टेबल है, बहुत ही बड़ा टेबल है, बहुत सारे कीवर्ड्स है हमारे पास, और इन कीवर्ड्स का यूज़ करके हम जैसे कि मैंने आपको कहा, हम अपने कोड को और मोर इफ़िशिएंट और मोर यूज़फुल बना पाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि VB.NET में किन किन तरीके के डेटा टाइप्स का हम यूज़ करते हैं। हम अगर एक कोड लिख रहे हैं, हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ और जो भी प्रोग्राम या कोड हम लिख रहे हैं तो वो किसी न किसी रियल डाटा या कोई ना कोई डाटा को उन पर कोई काम किया जाएगा, उनके थ्रू उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो जब हम इन डाटास को हैंडल करना है तो हमें किस तरीके के डाटास हैंडल करना है, क्योंकि डाटास के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं, जैसे कैरेक्टर डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है। तो हमारे पास VB.NET में कौन कौन से डेटा टाइप्स के सेट हैं जिनके थ्रू हम अपने डाटास को उस कैटेगरी में रख सकते हैं। बेसिकली डाटा टाइप्स जो हैं वो हमें हमारे डाटा के बिहेवियर, उनके नेचर्स को बताने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हम उस तरीके का काम जिस तरह का हमारा डाटा होगा उस तरीके का काम हम उनसे करवा पाएंगे, या हम उस तरीके का प्रोग्राम या कोड इंस्ट्रक्ट लिख पाएंगे जिस तरीके का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि डाटा, अगर हमारे पास डाटा है तो डाटा का कोई ना कोई टाइप होगा जिससे हम उनके बिहेवियर और उनके नेचर को पता कर पाएंगे, और इन्हीं के थ्रू हम अपने वेरिएबल्स, जो वेरिएबल हैं जो कि इन डाटा को कंटेन करते हैं, उनके भी टाइप्स को हम डिफाइन कर पाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ हम अपने VB.NET के प्रोग्राम को लिखने के लिए करेंगे। क्योंकि हम जब भी कोई कोड लिख रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई डाटा का यूज़ हम करेंगे, और हम जब डाटा का यूज़ करेंगे तो उसका कोई ना कोई टाइप होगा, और वो टाइप उनका नेचर और बिहेवियर हमें बताएगा। डाटा टाइप्स रिफर्स to an extensive system used for declaring variable or functions of the different types। तो जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि हम जब कोई भी सेट ऑफ प्रोग्राम लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो उनमें हम कोई ना कोई डाटास का यूज़ करते हैं। उन डाटास के नेचर और बिहेवियर से हमें पता चलता है कि हम किस तरीके का डाटा हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और हम जो उन डाटास पर जब हम कोई कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन करते हैं तो हमें उन कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन के लिए जो हमने फंक्शन बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जब फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो वो कोई ना कोई डाटा रिटर्न करता है आफ्टर मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर डाटा टाइप्स का यूज़ करके हम अपने वेरिएबल्स को और फंक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज़ में रख सकते हैं, जिससे हम अपने डाटास की कैटेगरीज़ बना सकते हैं। अगर हम इंटीजर डाटा ले रहे हैं तो वो इंटीजर कैटेगरी में होगा, अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट डाटा ले रहे हैं तो वो फ्लोटिंग कैटेगरी में होगा, और अगर हम कैरेक्टर डाटा यूज़ कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर की कैटेगरी में होगा, जिससे हमारे वेरिएबल का और हमारे फंक्शन का जो बेसिक नेचर है, बेसिक बिहेवियर है, वो हमें पता चल सकेगा।
The type of variable determines how much space it occupies in the storage and how the bit pattern stored is interpreted. सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात तो ये भी है कि जब हम अपने वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए कितना बाइट का स्पेस हमारे मेमोरी में ऑक्यूपाई करना है, हमारे स्टोरेज में ऑक्यूपाई करना है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि उन डाटा को कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना है, कहीं ना कहीं हमें रखना है, क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और हमने एक डाटा, उन वेरिएबल्स को हमने डाटा दिया है, तो हम अपने मेमोरी ब्लॉक में इन तरीके का इन डाटा टाइप्स की मदद से उनके लिए एक ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उस पर्टिकुलर डाटा के बिहेवियर और नेचर के हिसाब से वैसा मेमोरी स्पेस हम क्रिएट कर पाते हैं। और ये भी बताता है कि हाउ द बीट पैटर्न स्टोर्ड इन इंटरप्रेटेड, और जिस तरीके से हमारा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर इंटीजर डेटा टाइप होगा तो वो इंटीजर लोकेशन, इंटीजर बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और उसी तरीके से उन्हीं तरीके से उनके जो बीट पैटर्न्स हैं उनको इंटरप्रेट किया जाएगा, रीड आउट किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप्स हमारे VB.NET में अवेलेबल्स हैं। तो यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाया है, टेबल है हमारे पास, जिसके थ्रू हम लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं हमारे पास VB.NET में, और हम अपने डाटा को इन डेटा टाइप की किस कैटेगरी में बिलोंग करवा सकते हैं, रख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, और इनका मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाया हुआ है, डेटा टाइप क्या होगा, उसका स्टोरेज एलोकेशन क्या होगा, और उनकी रेंज क्या होगी, क्योंकि जब भी हम कोई डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो वो एक रेंज में होता है, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस की तरफ, जिससे वो किन पॉइंट्स के बीच में, किस रेंज के बीच में फॉलो होते हैं, जिनसे उनके बीट पैटर्न को पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहला डेटा टाइप है हमारा बूलियन डेटा टाइप, और बूलियन डेटा टाइप जो है डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटिंग प्लेटफॉर्म। ये हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उनका बीट पैटर्न है उस पर डिपेंड करता है। और जैसे कि बूलियन वैल्यूज़ हम जानते हैं कि हम जब भी बूलियन वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो हम 2 ही तरीके के बूलियन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स वैल्यूज़ पर काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा बाइट पैटर्न और बाइट डेटा टाइप। तो बाइट डेटा टाइप जो है वो मेमोरी स्टोरेज में पूरा स्टोरेज एलोकेशन जो है, अगर हम बाइट डेटा टाइप किसी डाटा को बाइट डेटा टाइप की कैटेगरी में रख रहे हैं तो वो 1 बाइट का मेमोरी एलोकेशन रखेगा, और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 255 कैरेक्टर या बीट तक की है, और ये अनसाइंड वैल्यूज़ रखते हैं, मतलब ये अनसाइंड वैल्यूज़ रखते हैं। इट मीन्स ये आपको मेमोरी एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करवाने में, मेमोरी एड्रेस वाली वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट की वैल्यू मेमोरी एलोकेशन रखता है स्टोरेज में, मतलब जब हम अपने वेरिएबल को कैरेक्टर डाटा टाइप बना रहे हैं तो वो 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा, और इनकी भी जो रेंज है वो 0 से लेके 65535 तक है, और वो भी अनसाइंड इंटीजर की है। नेक्स्ट है आपका डेट डेटा टाइप। मान लीजिए हमें कोई हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है जिसमें हमें अपने जो भी डेट को रिप्रेजेंट करना है, जो भी डेट हम दिखाना चाहते हैं, तो उसे डेट वेरिएबल में हम डेटा टाइप्स में हम डिक्लेयर करेंगे, और ये मेमोरी में जो है 8 बाइट के मेमोरी एलोकेशन ऑक्यूपाई करता है, और इनका पैटर्न जो है, इनकी जो लिमिट है, जो रेंज है वो है जनवरी 1 0001 से, और विद द टाइम दिया है, टाइम कौन सा है, मिडनाइट टाइम है, और 31/9999 तक, मतलब ये डेटा टाइप का रेंज है।
तो आप लोगों को अभी बस इतना ध्यान देना है कि हम कौन कौन सा डेटा वैल्यू मतलब अपने डेटा के हिसाब से कौन कौन से डेटा टाइप्स वैल्यूज़ में अपने डेटास को रख सकते हैं और उनकी रेंजे उनकी बाइट एलोकेशंस क्या क्या होंगी। नेक्स्ट है आपका डेसिमल वैल्यूज़। मान लीजिए आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू है तो आप डेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, डेटा टाइप का यूज़ करेंगे और इसका मेमोरी एलोकेशन है 16 बाइट और ये इसका मेमोरी रेंज है कि ये कौन सी पॉइंट से लेके कहाँ तक बिलोंग करता है। तो ये आपका 0 से लेके प्लस और माइनस ये इसकी पूरी एक रेंज है, एक सीक्वेंस है, बीट पैटर्न की रेंज है कि कहाँ कहाँ तक कौन से रेंज से ये स्टार्ट हुआ है और कौन से रेंज तक ये फिनिश हुआ है। नेक्स्ट है आपका डबल डेटा टाइप भी जो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखने के लिए यूज़ किया जाता है, डेसिमल पॉइंट वैल्यू रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये है 8 बाइट का। अब डेसिमल और इसमें सिर्फ जो है वो बाइट का डिफरेंस है, बाकी दोनों जो डेटा टाइप्स हैं वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे सी में हमने देखा कि फ्लोट अगर 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है तो वहीं पर डबल जो है वो 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के लिए भी 2 टाइप के डेटा टाइप्स हैं कि डेसिमल अगर आपको हायर रेंज की वैल्यू यूज़ करनी है और अगर आपको लो रेंज की वैल्यू यूज़ करनी है तो आप डबल भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें 8 बाइट मेमोरी लोकेशन हमें मिलेगा। और ये हमारे डबल की मेमोरी रेंज है कि वो कौन सी रेंज से स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव से माइनस की ओर बढ़ रहा है। हमेशा जो भी रेंज होती है वो नेगेटिव से माइनस की ओर या पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप जो है वो मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है और ये हमारे इंटीजर की मेमोरी वैल्यू है, रेंज है। ये भी माइनस से स्टार्ट हुई है, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से आपकी वैल्यू जो है प्लस तक गई है। लास्ट की सिर्फ एक ही डिजिट है जो चेंज है वो है 7 और ये साइंड इंटीजर है। इट मीन्स इसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to 9 के पैटर्न में होगी, 0 से 9 के पैटर्न में होगी। मतलब हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो एक नॉर्मल जो हमारा न्यूमेरिक डिजिट होता है, जो हम न्यूमेरिक डिजिट जो हम शो करना चाहते हैं, इंटीजर कंप्लीट नंबर होगा ये आपका। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आपका एक इंटीजर डेटा टाइप है। अगर हमें मान लीजिए हमारे इंटीजर की हायर बाइट वैल्यू पर मेमोरी लोकेशन वैल्यू पर हमें अगर काम करना है तो हम लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करेंगे और लॉन्ग कीवर्ड यूज़ करने से हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन बाइट है वो कितनी हो जाएगी 8 बाइट और ये हमारे लॉन्ग इंटीजर का मेमोरी रेंज है। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो है ये हमारे किसी भी वेरिएबल को अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं और ये हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे जो बीट मतलब हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बीट पैटर्न्स हैं, उन पर डिपेंड करता है इनकी मेमोरी लोकेशन। अगर 32 बीट का है हमारा प्लेटफॉर्म तो 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा और अगर 64 बीट का है तो वो 8 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। और एनी टाइप कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें अपने किसी भी मतलब यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है वो क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज़ जो है वेरिएबल को एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ऐसा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये कोई भी टाइप के वेरिएबल को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है आपका एस बाइट और एस बाइट जो है वो शॉर्ट बाइट है। यहाँ पर एस का मतलब होता है शॉर्ट बाइट जो है वो आपका अगेन 1 बाइट लेता है और इसकी रेंज जो है वो है आपका -128 से लेके 127। उसी तरीके से हमारे पास शॉर्ट इंटीजर भी है। तो जो शॉर्ट इंटीजर है वो मेमोरी में 2 बाइट लेता है और ये इसकी रेंज है। नेक्स्ट है आपका
तो यहाँ पर सिंगल जो है वो आपका एक नया डेटा टाइप है। सिंगल जो है सिंगल डेटा टाइप जो है वो मेमोरी लोकेशन में 4 बाइट रखता है और ये इसकी मेमोरी रेंज है। ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग। मल्टीपल कैरेक्टर अगर हमें यूज़ करना होता है तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग की जो मेमोरी और लोकेशन है वो डिपेंड करती है हम किस तरीके का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 2 बिलियन यूनिकोड कैरेक्टर तक की। और उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप्स अवेलेबल है जिनका यूज़ हम डिफरेंट पर्पस के लिए या डिफरेंट डाटास को हैंडल करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे यू इंटीजर का मतलब है अनसाइन इंटीजर। अनसाइन इंटीजर अभी हम लोगों ने इसके पहले जो देखा था वो सिर्फ इंटीजर था। फिर इंटीजर के बाद हमने शॉर्ट इंटीजर देखा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैं, ये हमारा शॉर्ट इंटीजर है। ये हमारा अनसाइन इंटीजर है, यू का मतलब है यहाँ पर अनसाइन इंटीजर। ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 4294 967 295। तो साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर, इसमें अंतर ये है कि जब हम साइंड इंटीजर का यूज़ करते हैं तो वो हमारे जो रियल कंप्लीट नंबर हैं जैसे 0 to लेके 9 उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट इंटीजर जो है वो भी हमारे जो कंप्लीट नंबर है, इंटीजर नंबर है 0 से लेके 9, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको शो करने के लिए, उनके बिहेवियर, उनके नेचर को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जब हम इंटीजर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इंटीजर जो है वो मेमोरी में 4 बाइट ले रहा है और शॉर्ट इंटीजर जो है वो मेमोरी में 2 बाइट ले रहा है। तो इस इंटीजर में सिर्फ और शॉर्ट इंटीजर में सिर्फ जो है वो छोटा सा डिफरेंस ये है कि ये इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट लेता है और ये इंटीजर जो है वो मेमोरी में 2 बाइट लेता है। तो बाइट लोकेशन जो हो रही है वो कम हो जा रही है। और वैसे ही लॉन्ग इंटीजर जो है वो मेमोरी में 8 बाइट ले रहा है। तो जैसे जैसे बाइट मेमोरी लोकेशन जो कम हो रही है तो उस हिसाब से उनकी रेंज वैल्यू भी क्या है, डिफरेंस हो रही है, डिफरेंट मतलब उन लोगों में डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा है कि यू लॉन्ग, तो ये हमारा जो इंटीजर था उसी के सेम रेंज का है, लेकिन ये अनसाइन इंटीजर है और अनसाइन इंटीजर जो है वो हमेशा मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट, अगर हमें अपने मेमोरी किसी वेरिएबल का, अगर हमें मेमोरी लोकेशन की वैल्यू चाहिए या मेमोरी एड्रेस वैल्यू अगर हमें चाहिए, तब हम वहाँ पर साइन इंटीजर का या शॉर्ट इंटीजर का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम वहाँ पर अनसाइन इंटीजर का यूज़ करेंगे। अनसाइन इंटीजर डेटा टाइप जो है वो मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करवाने में या मेमोरी एड्रेस को शो करवाने में, उस तरीके के डाटा को शो करवाने में, उस तरीके के उस बिहेवियर या उस नेचर के डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जब हम यू इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, इस मीन्स हम अनसाइन इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, और ये है आपका 4 बाइट का। और यू लॉन्ग जो है ये अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है और इसकी रेंज भी क्या है, 8 बाइट है। तो इंटीजर और लॉन्ग और अनसाइन इंटीजर और यू लॉन्ग, इन लोग की मेमोरी बाइट जो है वो एकदम सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स वो साइंड इंटीजर है। सिर्फ अगर हम लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स वो आपका साइंड इंटीजर है, और अगर हम यू इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो ये अनसाइंड है। और अनसाइंड इंटीजर का यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम हमेशा मेमोरी एड्रेस को शो करवाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज़र डिफाइंड। मान लीजिए आप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं, जैसे कि क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप अगर हम डिक्लेयर करते हैं, यूज़र जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग भी डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम सी में स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लास डिफाइन करते हैं। तो जब हम क्लास
के तरीके का एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो हमेशा डिपेंड करता है उस प्लेटफॉर्म पर। Each member of the structure has a range determined by its data type and independent of the range of the other members। अब इसकी जो रेंज है वो इंडिपेंडेंट होती है और डिटरमाइन करी जाती है उस के स्ट्रक्चर के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप देख रहे हैं, बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है क्लास, तो क्लास में हमारा क्लास का एक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शन। तो उस क्लास में किस तरीके का डेटा मेंबर रख रहे हैं, मान लीजिए हमारा जो डेटा मेंबर है जिसे हम फील्ड कहते हैं यहाँ पर VB.NET में, मान लीजिए वो इंटीजर टाइप का है, और हमारा जो फंक्शन है, डेटा फंक्शन है जिसे हम मेथड कहते हैं, मान लीजिए वो भी इंटीजर टाइप का है। तो हमारा जो क्लास का स्ट्रक्चर का जो रेंज है वो हमारे उन डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन के डेटा टाइप्स पर डिटरमाइन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ईच मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब हमारे उस स्ट्रक्चर का हैज़ अ रेंज डिटरमाइंड बाय इट्स डेटा टाइप्स एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेंजेस ऑफ द अदर मेंबर। तो जो भी मेंबर उसमें बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप में जो मेंबर बिलोंग करते हैं और उन मेंबर्स के जो डेटा टाइप्स होंगे उन पर डिपेंड करता है हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का रेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे क्लास की एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए क्लास है और क्लास जो है वो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन होती है। तो यूज़र डिफाइंड होने के कारण ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो किन डेटा टाइप्स का कलेक्शन बनाएगा। इंटीजर है, इंटीजर हो सकता है, इंटीजर या फ्लोट हो सकता है, बाइट इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर हो सकता है, या इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग तीनों हो सकते हैं। तो ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की जो रेंज है वो उन मेंबर्स के, जो मेंबर्स उसमें हैं, उस स्ट्रक्चर में जो मेंबर अवेलेबल हैं उस समय डिफाइन किए गए हैं, उनके रेंज से डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यू शॉर्ट। अब हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास इंटीजर होता है, हमारे पास शॉर्ट इंटीजर होता है, हमारे पास अनसाइंड इंटीजर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर भी अवेलेबल है और ये भी 2 बाइट रखता है और इसकी भी रेंज जो है वो 0 से लेके 65535 तक है। और ये यू शॉर्ट है, इट मीन्स ये अनसाइंड है, तो इसका यूज़ भी मेमोरी एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये शॉर्ट इंटीजर है जो कि साइंड वैल्यू पर डिपेंड है, और ये शॉर्ट इंटीजर है जो कि अनसाइंड वैल्यू पर डिपेंड है। तो जब हम यू शॉर्ट इंटीजर का यूज़ करेंगे तो ये भी मेमोरी लोकेशन में 2 बाइट लेगा, जैसा कि हमारा शॉर्ट इंटीजर ले रहा है, लेकिन ये मेमोरी लोकेशन की वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए, उस तरीके की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए, शो करवाने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ये शॉर्ट इंटीजर जो है ये साइंड इंटीजर्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है और इसकी बाइट रेंज कम है। तो इस तरीके का ग्रुप ऑफ सेट ऑफ डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, मतलब अपने प्रॉब्लम्स के लिए एक स्पेसिफिक कोड लिखने के समय, क्योंकि हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई डाटा को मैनिपुलेट करके उससे रिज़ल्ट निकालेगा, कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हम उसके थ्रू करेंगे। और अगर हम कोई भी कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हमें एक डाटा की ज़रूरत होगी और उन डाटास को के नेचर्स को और बिहेवियर को कैटेगराइज करना होगा और उसके लिए हमें डेटा टाइप्स को यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से हम लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स का यूज़ करके अपने डाटास को डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं।
तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को इसको समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स को, हर एक कीवर्ड्स को नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन कीवर्ड्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो आप लोग ने अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो उसे थोड़ा सा आप बिल्कुल रीड करिएगा, पढ़िएगा। ये टेबल मैंने इसीलिए बनाया भी है, यहाँ पर रखा भी है, ताकि हम अपने bb.net के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, उनका कलेक्शन हम देख सकें। तो उसे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल्स हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है तो उसे ज़रूर पढ़िएगा, उसे नोट डाउन करिएगा, और इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।